ओके मैम ज्वाइन हो चुकी हैं। कुशल भैया शुरू कीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अभिदा कम्युनिटी की ओर से। आज हमारे एक्सपर्ट मोनाली गुहा मैम जी का एक्सपर्ट टॉक है साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस पे। तो आप सभी का स्वागत है और मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक्सपर्ट टॉक में। आप प्रोसीड कर सकते हैं प्लीज मैम। हेलो, मैम लिफ्ट कर गई क्या? हेलो, ओके। तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। शी विल बी ज्वाइनिंग अस इन वेरी सून। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक्सपर्ट टॉक में। आप सब अभिदा कम्युनिटी सारे मेंबर्स और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं सब जो ज्वाइन हुए हैं हमारे इस मीटिंग में। मैं आप सभी से मोनाली गुहा मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैम साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और आज के एक्सपर्ट टॉक में ये हमें साइबर सुरक्षा और साइबर पर आप सेशन के लास्ट में आप इनसे अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो मैम आप टॉक में अब आप प्रोसीड कर सकती हैं मैम। Thank you so much. And as a trainer at Technoking and HFSL Private Limited. And apart from this, I am also a trainer at Chhattisgarh State Police Training Academy and also Administration Academy of Chhattisgarh. Have done B in Media Management, Gold Medalist, and Masters of Public Administration, and apart from this, LLB, and have done more than 80 international certifications in cybersecurity and criminal investigation and various ethical hacking aspects related topics. So apart from this, having more than 10 years of experience in the field, and apart from this, I'm also working as a chairperson at Cybersecurity Awareness Mission, in which we have given free cybersecurity training to more than 12 lakh people across India. So it was just a very मैं कोशिश करूंगी कि आज का ये जो सेशन है मैं ड्यूअल लैंग्वेज में लूँ, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, ताकि जिस भी तरह की ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड है वो बेहतर लगती हो। तो होपफुली शैल वी स्टार्ट डिक्लेरेशन। हम हालांकि लास्ट में तो आपके लिए क्वेरी सेशन रखेंगे कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, बट इफ इन केस अगर कोई टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आते हैं तो डेफिनेटली आप इन बिटवीन भी सेशन के बीच में भी मुझसे वो पूछ सकते हैं।
शुरू करते हैं। समथिंग एनी क्वेश्चंस? मैम आई फील कि मिस्टेकनली हो गया है, प्लीज कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम, ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। ओके, जस्ट लेट मी रीड द कमेंट फर्स्ट। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम क्या होता है, हम उसको समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके इस फील्ड के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। साइबर क्राइम को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें साइबर वर्ल्ड के किसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया हो और उसके इस्तेमाल से किसी अपराध किया गया हो। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर किसी ने कोई अपराध किया, सपोज किसी के खाते से पैसे निकाले, पैसे चुराए, और उसके लिए अगर वो किसी इंटरनेट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है, किसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है, किसी मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक साइबर अपराध होगा, क्योंकि इस अपराध को अंजाम देने के लिए साइबर वर्ल्ड के एलिमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर हमको होता हुआ दिखाई देता है। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे कि कितने तरह का होता है। तो बहुत सारे तरह के क्राइम्स होते हैं, बट बेसिकली अगर हम चाहें तो हम इसको कुछ मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला होता है फाइनेंशियल फ्रॉड, यानी कि जहां पर सीधे तौर पर अपराधी की मंशा होती है कि आपके खाते में जो पैसे रखे हुए हैं उस तक वो पहुंच जाए। तो ये हुआ पहली कैटेगरी फाइनेंशियल साइबर क्राइम। और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल साइबर क्राइम, है कि वो उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करें और चैलेंज में कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनको करने को कहा जाता है जिसमें कि संभव है कि उनकी जान को खतरा हो। जैसे अभी थोड़े समय पहले एक और इस तरह का चैलेंज चल रहा था जिसमें छोटे बच्चों को स्पेशली और टीनेजर्स को ये कहा जा रहा था कि वो गले में रस्सी बांधे और उसके बाद उस हद तक उस रस्सी को खींचे जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एक इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोई बच्चा या कोई यूथ या कोई भी कैसे इस चीज को समझ पाएगा कि वो सिर्फ बेहोश हो रहा है या वो मरने वाला। जो भी सोशल मीडिया पर समय समय पर कई बार आपराधिक ग्रुप के लोगों द्वारा करवाई जाती हैं, कई बार कुछ साइकोपैथिक लोगों द्वारा करवाई जाती हैं। तो जैसे ब्लू व्हेल गेम हो गया और ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स से इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। तो मेजरली इतने ग्रुप्स में इनको हम डिवाइड करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में कि कुछ हैकर्स होते हैं, कुछ एथिकल हैकर्स होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में? अगर आप इसको समझ लें तो आप और बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन-सा व्यक्ति सही है और इवन आप आगे चल के फ्यूचर में किस तरह का इस पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कोई एक कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। अपन सबसे पहले एथिकल हैकर से, एथिकल हैकर और बेसिकली हैकर में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि दोनों काम किस तरह का करते हैं। नाम से ही क्लियर है, एथिकल शब्द जिस हैकर के साथ में जुड़ा हुआ है वो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर हैकर एक एथिकल वे में काम करता है, उसका इंटेंशन सही होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर्टिफाइड एथिकल हैकर, तो हम क्या काम करते हैं, सपोज कि किसी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है, गवर्नमेंट को, एजेंसीज को, डिफरेंट जनरल पब्लिक को सपोर्ट करना है, सिक्योरिटी टेस्ट करना है। तो इस तरीके से ये जो सारे काम है आप पाएंगे कि इनका इंटेंशन बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। तो जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो जनरली अच्छा काम करते हैं, दे आर लाइक वर्किंग इन अ गुड मैनर एंड अंडर द लीगल मैनर। बट जो हैकर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो लीगली ही काम करें। फैक्ट हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस क्वालिफाई करने होते हैं। जैसे हम ग्रेजुएट कहलाने के लिए हमको ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम क्लियर करना होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कहलाने के लिए हमको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको डॉक्टरेट की उपाधि चाहिए तो आपको पीएचडी करनी पड़ती है। तो जैसे इनके लेवल्स हैं वैसे ही एथिकल हैकिंग में भी एथिकल हैकर कहलाने के लिए आपको वर्ल्ड लेवल पर कुछ सर्टिफिकेट्स को क्लियर करना होता है और जब आप वो एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। उसमें कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर होते हैं जिनसे आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट समझने का ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हैकिंग सीख ली है लेकिन अब वो अपने उस नॉलेज का, अपने उस एक्सपीरियंस का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसने बस सीख लिया है एंड ही इज सिटिंग क्वाइट, अब वो कुछ कर नहीं रहा है तो ही इज नॉट अ क्रिमिनल ना। बट मान लीजिए कि कोई ऐसा हैकर है जिसने कोई टेक्निक सीखी और अब वो अपनी उस टेक्निक को अप्लाई करके लोगों के साथ अपराध कर रहा है, एजेंसीज के साथ अपराध कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपराध कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था
हैकर्स और एथिकल हैकर्स के बीच में। यानी कि अगर आपको ये समझना हो कि आप ट्रस्ट किन के ऊपर करें, तो आप कर सकते हैं एथिकल हैकर्स पर। अब आपने कई ऐसे कलर कोड सुने होंगे, रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आएगा कि ये लोग काम कैसा करते हैं। एक ब्रीफ मैं उनके बारे में बता देती हूँ, ताकि आप समझ पाए कि आगे चल के अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहें तो आपको कौन से पर्टिकुलर कलर कोड को ऑप्ट करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपन ब्लैक हैट हैकर से। तो यूजुअली ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपको कलर से ही समझ में आ रहा होगा, यूजुअली नॉट द गुड वर्क दे डू। इनका जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें एंड देन फिर ये लोग उससे अपनी कमाई करते हैं। संभव है कि कभी इसको किसी इलीगल ग्रुप को सेल कर दे, कभी डार्क वेब पे अपलोड कर दे, कहीं पर भी इस तरह से ये उस सेंसिटिव डेटा को शेयर करके कमाई करते हैं। और भी इनके बहुत सारे काम होते हैं बट यूजुअली इलीगल होते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी व्हाइट हैट कर रहे हैं, एथिकल वर्क कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। यूजुअली जो एथिकल हैकर्स होते हैं ना, उन्हीं को अपन व्हाइट हैट हैकर्स भी कहते हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है ग्रे हैट हैकर्स की। तो ये कभी अच्छा काम करते हैं, कभी बुरा काम करते हैं, मिक्सअप रहता है यूजुअली ये। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है ग्रीन हैट हैकर्स की। तो ग्रीन हैट हैकर्स कौन होते हैं, जो अभी अभी जिन्होंने इस तरह का सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, दिस इज माय पेट मिकू, सो शी इज जस्ट बार्किंग नाउ। सो बैक टू द पॉइंट, ग्रीन हैट हैकर्स कौन होते हैं, ऐसे हैकर्स जिन्होंने अभी अभी इस तरह की एक्टिविटीज को सीखना शुरू किया हो। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप में से कोई अभी अगर एथिकल हैकिंग सीखना शुरू करता है, तो शुरुआत में आपको जो टैग मिलेगा दैट विल बी ऑफ द ग्रीन हैट हैकर। इसके अलावा एक और होता है ब्लू हैट हैकर। तो ब्लू हैट हैकर्स कौन होते हैं, ये यूजुअली फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। और आपने सुना होगा कि कुछ बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस हैकेबल है या नहीं है, यानी कि किसी साइट को, किसी सर्विस को या किसी डिवाइस को हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो सुरक्षित है या नहीं। तो इस तरह का जो लोग टेस्ट करते हैं, जो इस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू हैट हैकर। अब ये जो ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, जनरली ये लोग कहीं पर भी परमानेंटली प्लेस्ड नहीं होते हैं। आज किसी कंपनी में इस तरह का कॉन्टेस्ट होगा तो वो वहां चले जाएंगे, फिर कल किसी और कंपनी में होगा तो वो वहां चले जाएंगे। मीन्स ये प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ ब्लू हैट हैकर, या आपको कहीं पे भी परमानेंट प्लेसमेंट पसंद नहीं आता, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कैरियर टू। अपार्ट फ्रॉम दिस एक होता है रेड हैट हैकर। अब अलग अलग कंट्रीज में इनकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। जनरली हर गवर्नमेंट के पास अपने रेड हैट हैकर्स होते हैं, जो यूजुअली अदर गवर्नमेंट्स का क्रिटिकल या सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि कोई एनिमिनेशन हो जो हमारे ऊपर इस तरह का कुछ सर्विलेंस रखना चाहते हो, हमारे पास भी इस तरह के हैकर्स हो सकते हैं। तो यूजुअली गवर्नमेंट लेवल पर दूसरे देशों के बारे में जानकारी कलेक्ट करने का काम इनका होता है। और इसके अलावा होते हैं अगेन एलीट हैकर्स। तो इस फील्ड में जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें हम एलीट हैकर्स कहते हैं। एज यू कैन टेक मी एन एग्जांपल फॉर दिस कैटेगरी टू, as I'm also having an experience of more than 10 years, so you can again consider me into the elite hackers categories. अब ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनसे आपको अभी ये क्लियर हो रहा होगा कि आप किन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और आप पॉजिटिवली किन किन डोमेन में आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला सवाल शायद आपके मन में ये आए कि अगर कोई हमें हैक करेगा तो वो कितने तरीके से कर सकता है। तो बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल कनेक्टिविटी के थ्रू और दूसरा होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू। फिजिकल कनेक्टिविटी यानी कि हो सकता है कि मान लीजिए कि सपोज इफ दिस इज योर मोबाइल फोन और ये किसी पर्टिकुलर हैकर के लिए कोई टारगेट डिवाइस है जिसको वो हैक करना चाहता है, तो पॉसिबल है कि वो आपसे इस मोबाइल फोन को मांगे कि मुझे कॉल करना है, फोटोज देखना है, या कोई भी बहाना करके, या यूं कहे कि कोई इसमें आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर दीजिए उस पर्टिकुलर पर्सन की, या वो कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करवाए, कोई केबल कनेक्ट करवाए, ताकि वो फिजिकल मोड में डायरेक्टली आपके डिवाइस तक पहुंचकर उसको हैक कर सके। ऑब्वियसली उसने अपनी सेकंड डिवाइस में कुछ ना कुछ मैलिशियस कंटेंट रखा होगा जो वो आपके डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहता होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड होता है नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क में सारा कुछ आ जाएगा, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लिंक वगैरह भेजना। तो इन तरीकों से यदि कोई आप तक पहुंचता है और आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को, नेटवर्क को या सोशल मीडिया को हैक करता है, तो ये आ जाएगा आपका नेटवर्क वाली कैटेगरी में, आप तक पहुंचने की कोशिश करें। अब ये तो हो गई वो दो तरीके जिससे कि कोई आप तक पहुंच सकता है। अब मान लीजिए कि अब अगर किसी को पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाना है, तो किस किस तरह से लोग इन पर्टिकुलर क्रिमिनल्स का या हैकर्स का शिकार बन सकते हैं।
तो ऑब्वियसली कोई भी बन सकता है, एनी इंडिविजुअल, कोई आपका डिजिटल डेटा हो सकता है, आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर इवन गवर्नमेंट भी इस तरह के क्रिमिनल्स का, हैकर्स का शिकार कई बार होते हैं। तो अभी तक हमने ये कुछ बहुत सारे बेसिक्स जान लिए। अब अपन आते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में कि कितने-कितने तरह के अपराध अब किस-किस तरह से हो रहे हैं। तो मेजरली अपन 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि बेसिकली हम में से हर कोई इस्तेमाल करता है। सबसे पहला है आपका सोशल मीडिया, क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, चाहे वो कोई फेसबुक चलाता हो, चाहे कोई इंस्टाग्राम चलाता हो, कोई ट्विटर चलाता होगा, कोई केवल सिंपली व्हाट्सएप चलाता होगा, लेकिन we are all available on the social media. So first topic is the social media. Second है हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, या कह सकते हैं क्योंकि आज के समय पे कोई ना कोई, आजकल आप देखिएगा हर कोई किसी ना किसी वे में इस तरह से फैसिलिटीज का इस्तेमाल जरूर कर रहा है। पहले ये 2 कैटेगरीज हो गई। तीसरा होता है आपका मोबाइल सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल के समय में कोई भी बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के रह पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो ऑब्वियसली मोबाइल की सुरक्षा भी ज़रूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा आता है नेटवर्क या आपका ब्राउज़र सिक्योरिटी। तो एक-एक करके हम उनके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो मैं साथ में आपको समस्याएँ बताती जाऊँगी, किस-किस तरह के अपराध हो रहे हैं, वो भी बताती जाऊँगी। उनसे बचना कैसे है, वो भी साथ में ही आपको बताती जाऊँगी, ताकि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी टिप हमसे मिस ना हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया क्राइम्स की, तो किस-किस तरह के सोशल मीडिया अपराध होते हैं। तो सबसे पहला होता है अकाउंट हैकिंग का। अकाउंट हैकिंग क्यों होती है? इसके कई कारण हैं। पहला तो यही है, सबसे पहला यही है कि हम जो पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। आप पाएँगे कि अक्सर लोगों को आपने ये कहते सुना होगा, गवर्नमेंट को भी ये कहते सुना होगा, इवन हम भी कई बार कहते हैं कि आपके सोशल मीडिया का जो पासवर्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहला है कि आपके पासवर्ड में कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन हो। दूसरा होता है कि आप उसमें कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स का इस्तेमाल करें, और तीसरा है कि आप उसमें कुछ-कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें। यानी कि अगर ये 3 मिनिमम चीज़ें आपके पासवर्ड में हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका पासवर्ड सुरक्षित है। आपको कैपिटल, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना है, कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, और आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आपने अपने कीबोर्ड पर देखा होगा, @ हैश, कैरेट, डॉलर, इस तरह के मतलब बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको आप अपने पासवर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो आपकी स्पेस बटन होती है, वो भी एक पासवर्ड कैरेक्टर है, तो आप उस स्पेस का भी इस्तेमाल अपने पासवर्ड में कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएँ कैसे? क्योंकि अक्सर लोगों की यही समस्या होती है, अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि मैम हम पासवर्ड बना तो लेते हैं, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं इन ट्रांज़ैक्शंस की साइट्स का, हम पासवर्ड कैसे याद रखें? तो वो याद रखने का तरीका और बनाने का दोनों तरीका, इट्स अ पार्ट ऑफ माय ओन रिसर्च। तो आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी एक तरीका आज़मा सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, एंड प्रोबेबली हो पाए तो आज ही ट्राई कीजिएगा। पहले तरीका पर अपन बात करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जो बहुत पुराने गाने हैं 18s 19s के ज़माने के, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साउंड करते हो, या जिसे हम डायरेक्टली कहें कि कुछ मनहूस गाने हो जो प्ले करते ही लगे कि यार इनको बंद कर दो। ऐसे गानों की आप लिस्ट बना लें, गाने की बढ़िया अच्छे से लिरिक्स लिख लीजिए, वो क्या कहते हैं, अंतरा मुखड़ा वगैरह सब आप लिख लीजिए। और अब आप कोशिश करें कि जो एकदम मोस्ट मनहूस लाइन हो ना, उनको आप अपने पासवर्ड में इस्तेमाल करें। रीज़न क्या है? ज़्यादातर लोग इस तरह के गाने सुनना पसंद नहीं करते। अब कोई सुन नहीं रहा है तो ऑब्वियसली वो गेस भी नहीं करेगा, और अगर आप गाने सुनते हैं तो आप पाएँगे कि बजाय किसी बुक के टेक्स्ट को याद करने से गानों को याद करना काफ़ी आसान होता है। क्योंकि आपकी एक विजुअल मेमोरी होती है, एक ऑडियो विजुअल मेमोरी होती है, और चूँकि वो स्लो पेस में चलता है विद म्यूज़िक, तो वो ईज़िली अपने आप आपको याद हो जाता है धुन के साथ पे। तो एक तो वो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। दूसरा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आप उसको कहीं न कहीं से रिलेट कर पाते होंगे लाइफ़ की किसी भी सिचुएशन से, तो वो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। अब आपको ये काम करना है कि आप एक तरफ अपनी पूरी सीरीज़ बना लीजिए। 1, 2, 3, 4 करके आपकी जितनी भी सोशल मीडिया हो, आप चाहें तो एक रफ में लिखते चलें। आप एक पूरी सीरीज़ बना लीजिए एक पेज पर, उसमें आप अपने सारे सोशल मीडिया की नंबरिंग कर दीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर, फिर जो भी यूज़ करते हो, और बस आप उस सीक्वेंस को याद कर लीजिए कि आपने पहले नंबर पर क्या लिखा है, दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, और एक बार बस आप उस सीक्वेंस को याद कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने जो गाना सेलेक्ट किया है, उसकी लाइन्स को आप उसके सामने लिखते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उन गाने की लाइन्स को आपने जिस भी लैंग्वेज में लिखा होगा, उससे आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए कोई एक आध पुराना गाना अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लीज़ कोई कमेंट करें, या मैं सोचने की कोशिश करती हूँ, जो कि मैं भी नहीं सुनती, बट जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल
कोई गाना प्लीज कोई सजेस्ट करेंगे सो दैट वी कैन हैव अ बेटर इंटरेक्शन. कोई भी गाना, इट्स नॉट नेसेसरीली टू बी मनहूस. कोई भी अच्छा गाना आप बता सकते हैं. जैसे कि लेट मी थिंक. जैसे कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके डन. तो जैसे कि ये जो सर ने गाना सजेस्ट किया है, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, मे बी चांद सा टुकड़ा रहता है, व्हाटसोएवर द सॉन्ग वुड बी. तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन इसको टाइप कर लेते हैं. मैं कमेंट बॉक्स पे टाइप कर रही हूँ. सपोज आप लोग भी एक बार इसको साथ में करते जाइए, दैट यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरह से पासवर्ड ऐसे डेवलप कर सकते हैं ना. तो हम बस उसको टाइप कर रहे हैं. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा, I don't know it's चांद का और चांद सा, so I'm just writing चांद सा. नहीं, it should be चांद का टुकड़ा रहता है. Okay, so I just have typed it and मैं इसको कमेंट बॉक्स में पेस्ट भी कर रही हूँ. अब देखिए इतना हमको एक सिंपल सी लाइन मिल गई, राइट. अब अपने को क्या करना है, इसके बीच बीच में आपको कहीं पर नंबर्स ऐड करने हैं, कहीं पर आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करने हैं. तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट वाला अपना वर्ड है उसके सामने मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐड कर देती हूँ. सपोज 11, बाद वाले में 22, उसके बाद वाले में 33. आपके ऊपर है, आप जितने नंबर जिस सीक्वेंस में ऐड करना चाहें. और बाकी के बीच में मैंने स्पेस डाला हुआ है, जो कोई मैंने आपको बताया कि वो अपने आप में पासवर्ड का कैरेक्टर है. आप चाहें तो स्पेस आ चुका है तो एक स्पेशल कैरेक्टर आ चुका है, ये भी आप मान सकते हैं. या आप चाहें तो आप कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर लें. जैसे सपोज मैं यहाँ पर प्लस का साइन ऐड कर देती हूँ. अब आप देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में देख रहे होंगे कि ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है. बस आपको ये सीक्वेंस याद करना है कि आपने कहाँ पे स्मॉल कैरेक्टर्स लिए हैं, कहाँ पे कैपिटल कैरेक्टर्स लिए हैं, कहाँ पे आपने नंबर्स डाले हैं, उसकी आपकी कोई अपनी सीरीज हो सकती है, और आपने कहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स डाले हैं. तो जैसा कि मैंने मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, स्पेस बटन भी अपने आप में एक पासवर्ड कैरेक्टर है. सो दैट कुड ऑल्सो बी काउंटेड इनटू अ स्पेशल कैरेक्टर. और आप कहीं पर एक प्लस का, माइनस का, जो भी आप साइन चाहें, इस तरह के आप स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब आप इसको काउंट करेंगे तो आप पाएंगे अपने आप में अराउंड 30 कैरेक्टर्स के आसपास का होगा मिनिमम. तो आप देखिए, जहां हमको 8 कैरेक्टर का स्पेशल बढ़िया पासवर्ड बनाने में दिक्कत आती थी, वहां अब कितने इजीली अपन अच्छे खासे ऐसे पासवर्ड्स बना पा रहे हैं, है ना. एंड इट इज जस्ट अ वेरी वेल नोन सॉन्ग. तो ये याद करने में भी इजी है. बट आप कोशिश करें, ये तो सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप कोशिश करें कि आप ऐसे सॉन्ग्स सेलेक्ट करें जो यूजुअली कोई नहीं सुनता और जो बहुत पुराने हैं. और यूजुअली मैंने वो अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ मनहूस में वर्ड इसलिए यूज करें जो सुनते से आपको लगे कि यार ये नेगेटिव सॉन्ग है, इसको बंद करो, इसको नहीं सुनना चाहिए. तो ऑब्वियसली ऐसा एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम नेगेटिव चीजें सुनना पसंद नहीं करते, दुखी सॉन्ग्स सुनना पसंद नहीं करते, एक्सेप्ट जो देवदास काइंड ऑफ, या जो अभी भी फिलहाल रिलेशनशिप ब्रेकअप से गुजरे हो, उनके अलावा यूजुअली कोई नहीं सुनता है. सो यू कैन फील सेफ इन दैट मैटर. तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है. अगर आपको पुराने गाने सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि वो भी याद नहीं होगा, तो सेकंड आपके पास ऑप्शन है संस्कृत का. अगेन ये भी मेरी रिसर्च का पार्ट है. अगर आप संस्कृत के श्लोक्स को पढ़ सकते हैं तो वो आपके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि जो संस्कृत के श्लोक्स होते हैं, एक तो ये है कि हम स्कूल में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं संस्कृत लैंग्वेज, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता. या अगर आप पर्टिकुलर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते होंगे, कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते होंगे, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें याद होंगी, तो उनका आप इस्तेमाल यहाँ पर अपने पासवर्ड को बनाने के लिए कर सकते हैं. एक एक श्लोक की एक एक लाइन भी अगर आप लेते हैं तो आप पाएंगे कि वो इवन इस तरह के गानों से भी ज्यादा लंबा पासवर्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करके दे देते हैं. एंड चूंकि हर किसी का यूनिकोड लिखने का तरीका अलग होता है, तो आप जो पासवर्ड बनाएंगे डेफिनेटली उसी पर्टिकुलर श्लोक का इस्तेमाल करके अगर कोई और बनाएगा तो वो डेफिनेटली 100% अब तक की मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अलग ही रहेगा. कई बार स्पेलिंग अलग होगी, कई बार स्पेशल कैरेक्टर्स अलग होंगे, कई बार सीक्वेंस अलग होगा, कुछ फॉर्मेटिंग अलग होगी. तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे आप बहुत इजी पासवर्ड बना सकते हैं, इजीली इसको याद रख सकते हैं, बट वो होगा बहुत ज्यादा सिक्योर. तो इन दो ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करें और आपको खुद को मजा आने लगेगा. आप शायद हर 15 दिन में फिर वेट करें कि अब अगला 15 दिन कब आएगा जब मुझे ये पासवर्ड्स वापस से चेंज करने का एक मौका मिलेगा. तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, तो जो याद करने की दिक्कत है वो भी आपकी सॉल्व होती जाएगी. आप अगर अपने पूरे पासवर्ड में एक कैरेक्टर भी चेंज कर देते हैं तो वो अगेन वो पासवर्ड पूरा बदल जाता है.
तो कोशिश करें कि आप हर बार या तो नंबर का सीक्वेंस बदल दें, या तो आप स्पेशल कैरेक्टर बदल दें, या तो आप अपने श्लोक्स बदल दें। तो याद करने में भी आसानी होगी, प्लस आपका जो पासवर्ड है वो भी सुरक्षित रहेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि वो जो चीजें आप बार-बार बोलते हैं, वो चीजें आप अपने पासवर्ड में ना डालें। जैसे कि या जो चीजें ऐसी जो आप सबको पता हो, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, मोस्टली एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स को पता होता है, आपके सोशल मीडिया पे पोस्टेड होता है। डेट ऑफ बर्थ का आप इस्तेमाल ना करें पासवर्ड में, गाड़ी का नंबर का इस्तेमाल ना करें, आधार कार्ड के नंबर का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग एटीएम की पिन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये तो भूल के भी ना करें। बच्चों का नाम इस्तेमाल ना करें, निकनेम का इस्तेमाल ना करें, आई लव यू, आई हेट यू जैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप कोई पासवर्ड टाइप के वर्ड या कोई अब्यूजेस पासवर्ड में इस्तेमाल ना करें। मतलब कॉमन चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। ये काफी ऐसे अच्छे तरीके हैं मेरे, जिन पर अभी मेरा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन चल रहा है, सो सून इट विल बी देयर। तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने ऐसे पासवर्ड्स बना सकते हैं। तो पासवर्ड क्रैकिंग का एक ये जो टेक्निक है, उससे आप काफी हद तक बच पाएंगे। दूसरा यहाँ पर सजेशन ये है कि दूसरों के फ़ोन पर, दूसरों के लैपटॉप पर आप अपना आईडी लॉगिन करने से बचिए, क्योंकि बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिसे अगर आप एक बार भी लॉगिन करते हैं तो व्यक्ति निकाल सकता है, अगर उसको आता है इस तरीके से पासवर्ड वगैरह मैनेज करना, निकालना। तो दूसरों के सिस्टम पे लॉगिन करने से बचिए। अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर दूसरों से आईडी लॉगिन करवाने से बचिए। अपना फ़ोन तो पहली बात तो देना ही नहीं है। कोई कितने भी इमोशनल अत्याचार करे कि अपना फ़ोन लॉक करके रखते हो या फ़ोन लॉक करके रखती हो, किसी के साथ शेयर ना करते हो, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, बिकॉज़ यू आर द ओनली ओनर ऑफ योर डिवाइसेज़, यू हैव योर राइट टू प्राइवेसी। तो आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखिए, किसी से कोई पासवर्ड शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपना फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कीजिए। इसके अलावा कई बार जो हमारे पास लिंक्स आती हैं, आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद इंस्टाग्राम, ऐसी लिंक्स से आप लॉगिन करने से बचिए। ऐसे लिंक्स पर आप क्लिक करने से बचिए, क्योंकि ये आपके क्रेडेंशियल थर्ड पार्टी से शेयर कर देते हैं। इसके अलावा रियल पेज और फेक पेज को पहचानना सीखिए। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, लोग नॉर्मली गूगल पे लिख देते हैं फेसबुक, एंटर करते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, फिर जहां मन आता है या तो स्टार्टिंग की 1-2 लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पे पहुंच जाते हैं, या तो नीचे की कुछ लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, देन उनको लगता है कि फेसबुक का पेज ओपन हो गया, बट समटाइम्स वो एक फेक पेज होता है जिसे हम फिशिंग का पेज कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कि ओरिजिनल फेसबुक का पेज ये है और फेक पेज ये है। जब आप फेक पेज पर जाते हैं तो वो दिखता बिल्कुल सेम है। आप अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, लेकिन इतना एंटर करने के बाद ही आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग आईडी और पासवर्ड, काइंडली री एंटर। आपको लगेगा कि यार हो सकता है ह्यूमन एरर है, और मुझसे तो हर बार होता ही है कि मैं कभी भी गलत, मतलब कभी भी मैं सेकंड ब्रेन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब भी हम पासवर्ड डालते हैं ना, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट, बहुत ज्यादा एक्टिवेट होकर पासवर्ड सही सही ही एंटर करवाता है हमसे। तो अब होता क्या है कि जानबूझकर वहां ये मैसेज डिस्प्ले कराया जाता है, और जब आप दोबारा डालते हैं तो वो फेक पेज आपको रियल वाले फेसबुक के पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। अब आप अपना वहां पे फेसबुक बहुत प्यार से, बहुत आराम से चला रहे होते हैं, लेकिन उस बीच में आपने जो फर्स्ट टाइम अपना आईडी और पासवर्ड डाला था वो सही था, और वो पासवर्ड अब पहुंच चुका होता है क्रिमिनल के पास, हैकर के पास। अब वो जब चाहे वो लॉग इन कर सकता है। सो दिस इज द वे इन विच the hackers or the criminal uses the phishing technique to get your IDs and password। तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी आईडी और पासवर्ड के साथ फिशिंग हुई है या नहीं हुई है? तो बहुत कॉमन से टेक्निक है। सबसे पहला तो आप एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके अलावा मेन ये होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो ऊपर एड्रेस बार को आप चेक कीजिए, जहाँ पे लिखा होता है ना www.xyz.com, तो वहां पर आप पाएंगे कि अगर नंबर लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हैं, इट मींस इट्स अ फेक पेज, जिसे हम लोकल होस्ट कहते हैं। ऐसे नंबर जहां जहां पर आपको दिख रहे हैं, मतलब वो एक आईपी एड्रेस है, यानी कि वो किसी का हैकर का पर्सनल पेज है, वो कोई वेबसाइट नहीं है। तो बस सिंपली आप इतना ही पहचानिए। हमेशा लॉगिन करने के पहले आप देखिए एड्रेस बार में कि वहां कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। अगर नंबर लिखा है, इट मींस इट्स अ फेक पेज, उस पर आपको नहीं जाना है। दूसरा क्या है कि जब अगर एड्रेस बार में आपको लिखा हुआ है कि सपोज कोई साइट लिखी हुई है, अब आप वो कैसे पहचाने कि एटलीस्ट वो मिनिमम सिक्योर है या नहीं है? तो आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा HTTPS लिखा होता है ना, या ऐसा लॉक बना होता है। HTTPS लिखा है और वो ग्रीन कलर का, इट मींस दैट पेज इज सेफ टू सर्फ, एंड आप वहां पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर वहां पे रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है, ताला लगा हुआ है, टूटा हुआ है ताला, तो ऐसे पेजेस पे जाने से आप बचिए। ये कुछ मिनिमम ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक गलती जो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं वो क्या है कि बार बार पासवर्ड एंटर ना करना पड़े ये सोच के वो क्या करते हैं, वहां पे अपना पासवर्ड सेव कर देते हैं। शायद आप लोग भी करते होंगे कि जब आपका ब्राउजर है कि क्या मैं ये पासवर्ड सेव कर लूं, तो अपन यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं, है ना।
तो उस गलती से बचिए। कभी भी आप अपना पास कि आप अपने सिस्टम के अलावा कहीं भी और लॉगिन करने से बचिए। मजबूरी अगर है आपकी तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग जो भी ब्राउजर इस्तेमाल करते होंगे, आप चाहें तो अभी डेमो देख लीजिएगा यूज करके। आप जो क्रोम यूज करते हैं ना, उसमें आपको क्रोम ओपन करना है। नॉर्मली राइट टॉप पे आप देखेंगे आपको 3 डॉट्स दिख जाएंगी। हर ब्राउजर में होता है, कहीं किसी ब्राउजर में लेफ्ट साइड पे होगा, कहीं राइट साइड पे होगा। आपको सबसे पहले उस 3 डॉट पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सेकंड या थर्ड नंबर पे लिखा होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो या फिर न्यू प्राइवेट विंडो। अब आपको वहां पे जाके क्लिक करना और वहां से आपको अपना आईडी पासवर्ड जो भी डालना हो वहां पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है किसी भी ब्राउजर का, यहाँ पर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही होती है। मतलब आपके आईडी पासवर्ड सेव नहीं होंगे, आपकी सर्च हिस्ट्री सेव नहीं होगी, कुकीज सेव नहीं होंगी, तो आप काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो कभी अगर ऐसी कोई मजबूरी आती है कि किसी और सिस्टम पे आपको लॉगिन करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से कीजिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, आपको अपने पासवर्ड्स लगातार बदलते रहने हैं। प्लस एक और सर्विस ऐसी है जो आपको हर सोशल मीडिया साइट पे, हर बैंक की साइट पर जाइए, जो भी सोशल मीडिया या बैंक ऐप आप यूज करते हो, पेमेंट ऐप या शॉपिंग ऐप, आप जब वहां पे जाएंगे तो सेटिंग्स में प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आप जाकर देखेंगे, वहां पे लिखा होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन या स्टेप 2 वेरिफिकेशन या फैक्टर 2 वेरिफिकेशन। वहां पे आपको एक ईमेल आईडी लॉगिन करनी होती है, मतलब एक ईमेल आईडी डालनी होती है और एक मोबाइल नंबर डालना होता है। जब भी आप अब नेक्स्ट टाइम से लॉगिन करेंगे, पासवर्ड के अलावा आपको एक ओटीपी इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा, और उस ओटीपी को डाले बिना आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो पाएगी। इसका बेनिफिट क्या है? मान लीजिए कि आपका पासवर्ड किसी और के पास पहुंच गया, तब भी आपका ओटीपी आ रहा है, तो उस समय पर उस व्यक्ति को आपका ये जो साइट है वो लॉगिन करने नहीं देगा। तो ये इसका पहला बेनिफिट है। यहाँ से आपको एक और चीज समझ में आई होगी कि पर्टिकुलर क्यों अपराधी आपसे ओटीपी की डिमांड करते हैं। या तो आपकी किसी साइट में लॉगिन कर रहे हैं, या तो आपके किसी खाते से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आज के बाद आपसे ओटीपी मांगे, किसी भी चीज के लिए मांगे, आपको देना नहीं है। इसके अलावा आपको एक और खास चीज का ध्यान रखना है कि पर क्लिक नहीं करना है। ध्यान रखें, ये फेक लिंक्स होती हैं। कई बार इससे आपके अकाउंट का जो एडमिन एक्सेस होता है वो अपराधियों के पास चला जाता है। तो सोशल मीडिया पर अभी एक और बहुत फेमस अपराध चल रहा है, जिसमें कि जिसे हम वीडियो कॉल स्कैम कहते हैं। अपराधी सुंदर सुंदर फोटो लगा के आपके साथ ऐड हो जाता है, कई बार लड़कियों की फोटो लगाकर, कई बार लड़कों की फोटो लगाकर। और यूजुअली नाइट के टाइम में, जब ऑब्वियसली आप नींद में होते हैं या सोने जाने वाले होते हैं, इस समय पे ये लोग आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आपका व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं, या कई बार अश्लील एक्टिविटीज करते हैं, कई बार अश्लील एक्टिविटीज के वीडियोस प्ले कर देते हैं, पैसे निकालते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहला आपका होमवर्क ये है कि आप अपने सोशल मीडिया साइट पर जाइए, आराम से टाइम निकालिए और कोशिश करें कि जिन लोगों को आप पर्सनली नहीं जानते, कभी मिले नहीं हैं, उनके प्रोफाइल पर कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई दे रही है, उनकी कभी भी कोई प्रेजेंट या लाइव एक्टिविटीज वहां प्रोफाइल पर देखने के लिए नहीं मिल रही, कभी इनसे बात नहीं हुई है, कभी भविष्य में होगी, तो इनको बाहर कर दीजिए। कई ऐसे भी लोग होंगे जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़े रहते होंगे, रोज जबरदस्ती की गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, इनको भी बाहर कीजिए। क्योंकि या तो कोई छुप के आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकता है, या तो ये जबरदस्ती की प्रेजेंस बता के कर सकता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं तो आपसे कम्युनिकेशन में हूँ। तो ऐसे दोनों तरह के लोगों को बाहर कीजिए यदि आपको उनसे कोई मतलब ना हो तो। पहला होमवर्क ये है। दूसरा ये है कि आपका जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है ना, अगर हो पाए तो उसके ऊपर कोई स्टिकर चिपका दीजिए। आपके पेरेंट्स या किसी से भी अगर कोई वीडियो कॉल रिसीव हो जाए तो एटलीस्ट आपका चेहरा वहां पे रिकॉर्ड ना हो, आप उससे बच जाएंगे। इसके अलावा अभी एक और किस तरह का क्राइम हो रहा है, तो एक और है मनी मांगने का है, काइंड ऑफ कि कोई हो सकता है कि आपके किसी पहचान वाले किसी व्यक्ति का कोई फेक अकाउंट बना लिया गया हो, या उसी का रियल अकाउंट हैक कर लिया गया हो और उससे आपसे पैसे मांगे जा रहे हो। तो कोई अगर ऐसे 2-3 हजार 4,000 तुरंत उधार मांगे तो बिल्कुल ना दें। सजेस्ट कर दें कि इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस हैं, वहां से उनको मिल जाएगा, बिना किसी ज्यादा मेहनत के शेयर करने से बचिए। इसके अलावा आजकल व्हाट्सएप पे एक नया फीचर आया है कि आप वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल्स की लिंक जनरेट कर सकते हैं। इनसे भी आप सावधान रहिए। व्हाट्सएप पर जो लिंक्स आती हैं, कई बार ये अपराधी आपको अननोन नंबर से तुरंत लिंक भेजते हैं, और कुछ भी उसके ऊपर हो सकता है कि टेक्स्ट वगैरह वो लिख दे, जिससे आप उसके ऊपर क्लिक करें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप कॉल में कनेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन का बस एक ऑप्शन देता है वहां पर। इससे भी अपराधी आपके साथ इसी तरह का वीडियो कॉल स्कैम कर रहे हैं, इससे आप बचिए। इसके अलावा एक और ये चीज है कि फेसबुक पर अगर आपको लगता है कि आप किसी विदेशी से कनेक्टेड हैं, तो एक बार आप इंश्योर हो जाएं कि वो सच में कोई फॉरेनर है या कोई अपराधी इस तरह का अकाउंट बनाया हुआ है। क्योंकि पहले भी इस तरह के कई केसेस आए हैं हमारे पास, जिसमें लगा था उन लोगों को कि संबंधित व्यक्ति है फॉरेनर, बट वो था नहीं। कई बार वो नाइजीरियंस निकले हैं, कुछ जामताड़ा के लोग निकले हैं, तो एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है। एक और चीज का ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप
बनाने से बचिए, क्योंकि अभी अब इतने सारे केसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल देने की जरूरत है। बट अगर आप इस तरह से रिलेशनशिप में मूव इन होते भी हैं तो बहुत अच्छे से आप जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम शेयर करें, पर्सनल पोस्ट कम से कम शेयर करें, आप अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल लॉक करके रखिए और कोशिश करिए कि आप केवल उन्हीं लोगों से कनेक्टेड रहें जिनको आप पर्सनली जानते हैं। मिनिमम इन्फॉर्मेशन आप अपनी शेयर करें, खास करके ईमेल और मोबाइल नंबर तो वहां भूल के भी आपको अपना डिस्प्ले नहीं करना है। ये हुआ सोशल मीडिया के लिए। ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि आपको अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपका जो पब्लिक नंबर है, जो ऑब्वियसली शायद आपने सभी से शेयर किया होगा, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी से, वो नंबर आप बैंक में बिल्कुल भी रजिस्टर ना करें। एक नया नंबर ले लें, या अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नंबर है जो आपने ज्यादा लोगों से साझा नहीं किया है, उसको आप बैंक में रजिस्टर करें और उसको आप कभी भी किसी से शेयर ना करें कि इस नंबर पर भी आप अवेलेबल हैं। वो नंबर केवल आपके ओटीपी रिसीव करने तक के लिए ही होना चाहिए और बैंक के अलर्ट्स के लिए होना चाहिए। जैसे ही कोई अलर्ट आता है, ओटीपी आता है, यूज कीजिए, देखिए और तुरंत डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा जो ईमेल आईडी आप लगातार अभी तक यूज करते आ रहे हैं ना, उसको आप कहीं और शेयर करने से बचिए। आप नई ईमेल आईडी बनाइए, बैंक में वो नई ईमेल आईडी आप अपडेट करवा दीजिए, वो भी अब आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा आपका जो बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप जो भी बैंक में आपका खाता हो, उस बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके फोन पर होना चाहिए और उससे आप सिंगल क्लिक में आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कभी डेबिट कार्ड ब्लॉक करना रहा, कभी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना रहा, कभी नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग अगर आपको ब्लॉक करनी रही, तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको एक और ऑप्शन दिखता है, हर बैंक में ये अवेलेबल होता है, आप अपने ट्रांजैक्शन को लिमिट कर सकते हैं। देखिए, पर डे पे आप कितने ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कितने अमाउंट तक मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अपने खाते से हो सकता है, आपके खाते से, वो आप लिमिट कर सकते हैं। उसको आप एकदम मिनिमाइज करके रखिए। जैसे सपोज अगर आपको लगता है कि आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 60,000 से ज्यादा का नहीं है, तो उतना आप अपने खाते में रखिए, उतने का आप अपना मतलब एक लिमिट सेट कर दीजिए। और बाकी के आपके खाते का जो मनी है, सपोज अगर 10 लाख भी है, तो आप उसको क्या करें, पार्टीशन वाइज एफडी कर दे। एफडी करने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने आपको बताया कि आपके बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप सिंगल क्लिक पे एफडी क्रिएट कर सकते हैं। एफडी ब्रेक करके अपने मनी को रखना चाहिए, क्योंकि एफडी की सिक्योरिटी की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैंक की होती है। कभी इन केस अगर कुछ होता भी है तो बैंक आपको रिवर्ट करवाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा क्या है कि आपके खाते में जितने पैसे होते हैं ना, यूजुअली फर्स्ट एंड पे क्रिमिनल उतने ही निकाल पाता है। तो अब दोनों एंड से आप सुरक्षित हो गए। आपने मैक्सिमम लिमिट भी तय कर दी है कि एक दिन में मिनिमम मैक्सिमम इतना ही निकलेगा, और इसके अलावा आपने बाकी के पैसे एफडी कर दिए हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको सुरक्षा मिल गई है। इसके अलावा आपकी जो एटीएम की पिन होती है, ध्यान रखें आप उसको बार बार बदलते रहें, और उसमें डेट ऑफ बर्थ का और इवन स्पेशली ईयर का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, है ना। और इसके अलावा कोशिश करें कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एटलीस्ट सेविंग्स अकाउंट से ना करें। आप या तो वॉलेट का इस्तेमाल कर लें, उसमें पैसे डाल लें और उससे आप शॉपिंग का पेमेंट करें। आप कोई एक अलग बैंक खाता खोल लें, उसमें केवल मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करें, और जब भी शॉपिंग करनी हो तो शॉपिंग करने के बाद पेमेंट का जब ऑप्शन आए, तब आप अपने मेन खाते से उस पर्टिकुलर शॉपिंग खाते में पैसे डाल लें, फिर वहां से आप पेमेंट कर दें, ताकि आपका जो सेविंग्स या सैलरी अकाउंट है वो थोड़ा अलग और बढ़िया सिक्योर रहे। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इतने से पैसे गायब हो गए या किसी ने ठगी कर ली है, तब क्या करना है आपको? उस समय पर आपको तो देखिए, अभी आपको क्या करना है, किस-किस तरीके से आप शिकायत कर सकते हैं। पार्डन, यहाँ पे कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू हो रहा था। सो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप थाने तक ना जा पाएँ किसी कारण से, तो आप एक साइट नोट कर लें, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देती हूँ। www.cybercrime.gov.in ये गवर्नमेंट की साइट है, आप यहाँ पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर है 155260, या एक और है 1930 से 6 के बीच में अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से शिकायत कर सकते हैं। जिसमें भी इस तरह का, जिस भी खाते में इस तरह का कोई घटना होती है, साइबर अपराध होता है, तो आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपने जिस ऐप से पेमेंट की होगी,
मान लीजिए पेटीएम से की है या आपके साथ जो ठगी हुई है वो गूगल पे या किसी भी ऐप से हुई है, उस ऐप में आपको जाके रिपोर्ट करना है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद एक ऑप्शन देता है हर एप्लीकेशन कि क्या आप इस ट्रांजैक्शन के लिए रिपोर्ट करना चाहते हैं कि अनऑथराइज्ड है या कोई फ्रॉड हुआ है या गलती से हो गया है, आप वो कर सकते हैं। इतना आपको मिनिमम करना है। अब तो कौन-कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे ये अपराधी आपके साथ ये ठगी करते हैं? तो पहला होता है ऐप इंस्टॉलेशन का। ऐप इंस्टॉलेशन मीन्स आपको हो सकता है कि कोई अपराधी कहे कि केवाईसी करना है या कोई भी ऐसा बहाना करके आपको वो कॉल कर सकता है और कहेगा कि आप कोई XYZ ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यूजुअली ये लोग टीम वीवर, क्विक एक्सेस, एयरड्रॉइड और इसके अलावा एनीडेस्क इस तरह के एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवाते हैं। तो आपको किसी के भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। दूसरा होता है अगेन मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा कि हमको अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? Somebody has raised hand. कुशाल जी, do you want to ask anything? No ma'am, sorry. It was ओके, नो प्रॉब्लम। तो सेकंड होता है ओटीपी। अपना ओटीपी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका लिंक शेयरिंग। कई बार लोग आपको लिंक भेजते हैं और क्लिक करने के लिए कि अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई कर दें। इस टाइप की मैक्सिमम चीजें फेक होती हैं। पर्टिकुलर अगर कोई ऐसी योजना आई भी है तो आपको उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपको किसी की कभी लॉटरी लगेगी बिना अप्लाई किए। आप केबीसी वाली लॉटरी से बचिए, तवेरा और ये पल्सर वर्सर, ये जो पुराने जमाने की गाड़ियां ये लोग बताते हैं कि आप लॉटरी में जीत रहे हैं, इनसे बचिए। यूजुअली कोई नहीं जीतता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम पर ठगी की गई है, जैसे कि नापतोल टेलीशॉपिंग का जो है उसमें उसके नाम पर भी ठगी की गई है। लोगों के घर पे पार्सल आते हैं और वो पार्सल में स्क्रैच कार्ड रहता है और कहते हैं कि जितने का भी अमाउंट निकला है स्क्रैच करने पर आप हमारे संपर्क अधिकारी को बता दीजिए, उतना वो आपके खाते में डाल देंगे। अब रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी कई बार डरा धमका कर इस तरह का अपराध करने की कोशिश करते हैं। मेरी अब तक की रिसर्च में मैंने 2 चीजें ऑब्जर्व की हैं। एक यानी कि लालच देकर आपके साथ अभी, दूसरा होता है डरा कर, भय, डर दिखा। आपको पहचानना कैसे है कि सामने वाला व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, तो 2-3 तरीके हैं। पहला तो जो मैंने बताया 2 टर्म नोट कर लीजिए कि या तो वो आपको डराएगा या तो वो आपको लालच देने की कोशिश करेगा, दोनों में नहीं फंसना है। तीसरा ये हो सकता है वो आपको पैनिक करे, जबरदस्ती डराए कि भैया आपको तुरंत करना पड़ेगा ऐसा वैसा। तो पैनिक वाली सिचुएशन में भी मत फंसिए। उनको अगर आपको टेस्ट करना है कि ये लोग अपराधी हैं या नहीं है, तो एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। जरूरत से ज्यादा भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए एक अच्छी ट्रिक है। आप सामने वाले को उकसा के देखिए। जो भी अननोन कॉलर आपसे कनेक्ट हुआ है ना, आप उसको थोड़ा सा गुस्सा दिलाने की कोशिश कीजिए। अगर वो गुस्से में आ जाता है, आपको चमकाने की कोशिश करता है या गालियां देता है, तो समझ जाइए कि अपराधी है। क्योंकि जो भी व्यक्ति वाकई में अगर किसी कंपनी में काम कर रहा होगा तो उसको अपनी नौकरी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। वो उसको पता होता है कि भैया ये लीगल पॉलिसीज में नहीं आता कि आप किसी के साथ अब्यूज करें, लेकिन अपराधी इतना ज्यादा नहीं सोचता। उसको पता है आप नहीं फंसेंगे तो वो किसी और के साथ यही सेम चीज ट्राई करेगा। तो वो लोग, आपको ध्यान इतना रखना है कि इन चीजों में आपको नहीं फंसना है। अगला आता है मोबाइल सिक्योरिटी। इसके लिए आपको क्या क्या करना है? तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपने फोन पर एक परचेज्ड एंटीवायरस रखिए। एंटीवायरस आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। कोशिश करें कि ये परचेज्ड हो और मोबाइल पर हो। फ्री वाला एंटीवायरस किसी काम का नहीं होता है। वो दिखाता भले ही कि सब साफ कर रहा है, बट कई बार फ्री वाले ऐप में भी कुछ ना कुछ वायरस मिलते हैं। तो फ्री वाली चीजों से दूर रहिए। इसके अलावा बैटरी हमेशा चार्ज करके रखिए। ईमेल का पासवर्ड हमेशा अपना याद रखिए, ताकि इफ इन केस कभी अगर गुम जाता है तो आप उसको ढूंढ पाए। अब ढूंढने के तरीके काफी सारे होते हैं, जो कि फिलहाल ऐसे 1 घंटे के सेशन, 2 घंटे के सेशन में पॉसिबल नहीं होते हैं बता पाना। का पासवर्ड याद रखिए, फोन पर एंटीवायरस रखिए, अपने फोन का लगातार आप रहिए, समय समय पर हो पाए तो उसको फॉर्मेट करते रहिए। और कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि अगर कभी हमारा फोन गुम गया तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। अपराधी क्योंकि जैसे ही मिलता है उसको स्विच ऑफ कर देता है ना। तो इससे बचने के भी तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप अपने फोन पर शेड्यूल पावर ऑन का एक समय सेट कर दीजिए। सेटिंग्स में जाइए, वहां पे लिखिए शेड्यूल पावर ऑन पावर ऑफ, सर्च कीजिए, वो ऑप्शन दिख जाएगा। वहां से एक समय सेट कर दीजिए, एटलीस्ट शेड्यूल पावर ऑन का, ताकि हर रोज उस समय पर आपका फोन खुद ब खुद ऑन हो जाए। अब मान के चले कि सपोज कहीं गुम गया, किसी अपराधी के हाथ लगा, वो बढ़िया आपका फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है और आपने सपोज रात को 3 बजे का उसका शेड्यूल पावर ऑन रखा हुआ है, रात को 12 बजे उसने लिया। पहले दिन तो ऑब्वियसली अपराधी भी स्विच ऑफ करके रख देता है, उसको पता होता है कोई ना कोई कॉल करके ढूंढ रहा होगा। 3 बजे आपका फोन आता है कि इस चीज से हम कैसे बचे कि कोई हमारा फोन हमारी मर्जी के बिना स्विच ऑफ ना कर पाए। इसकी भी सेटिंग होती है। वो सेटिंग्स में पासवर्ड फॉर पावर ऑफ, ये वाली सेटिंग को आप ऑन कर दीजिए। तो अब जब भी आपको फोन
होगा वो आपके फेस आईडी के बिना या आपके फिंगरप्रिंट के बिना या आपके पासवर्ड के बिना बंद करने नहीं देगा, स्विच ऑफ करने नहीं देगा। इवन आप खुद भी ट्राई करेंगे तो भी या तो वो आपका फेस स्कैन करेगा या तो फिंगरप्रिंट मांगेगा या तो पासवर्ड मांगेगा। तो एक अच्छी टेक्निक है कि आपसे पूछे बिना कोई आपका फोन स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, तो आप उसको इजीली ढूंढ पाएंगे। तो मोबाइल सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छी टिप है। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना है आपको। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम। जी जी पूछिए। ट्राई अगेन। पता है नेक्स्ट वाला मैम? हाँ जी, एक है रिक्वायर पासवर्ड फॉर पावर ऑफ। ये भी मैं टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिख देती हूँ। ये आपको सर्च करना है, इसमें से आप कोई भी एक कीवर्ड सर्च कर दीजिए। बट कोशिश करें कि अगर आपके फोन में आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट 10 एंड्रॉइड 10 या 11 से ऊपर का वर्जन हो, ताकि आपको डायरेक्ट सेटिंग्स मिल जाए। अब इसमें आप अपना पासवर्ड का वो ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है तो आपको उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये दो अगर आप सेटिंग्स कर लेते हैं ना तो काफी हद तक ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये थी कुछ वो टिप्स। बाकी इसके अलावा बहुत सारी टिप्स मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कभी कोई समस्या होती है तो आप थाने में शिकायत करें। इसके अलावा एक मैं नंबर अपना जरूर शेयर कर देती हूँ, जो अगर कभी इमरजेंसी होती है आपको या आपको कोई कैरियर गाइडेंस लेना है या कोई भी ऐसी समस्या आती है जहाँ आपको लगता है कि आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, किसी तरह का गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प या कोई सर्विस चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार बोल भी देती हूँ, टाइप भी कर देती हूँ। दैट इज 741-503-9324 741-503-9324। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी युवा हैं जो चाहते हैं कि इस फील्ड में अपना कैरियर बनाएं, वो डेफिनेटली इस फील्ड में आगे बढ़ें, क्योंकि संख्या बहुत कम है एक्सपर्ट्स की और समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट को भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर को भी है, और हर परिवार को भी है, क्योंकि कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो एटलीस्ट सारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। क्योंकि सीनियर सिटीजन खुद से अपनी सुरक्षा का उतना ध्यान नहीं रख सकते, बच्चे उतना ध्यान नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट कोई ऐसा हो जो इस फील्ड में खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे और फिर वो उनको सर्विस दे अपनी। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी, जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर्स को भी जरूरत है। तो काफी अच्छा स्कोप है इस फील्ड का। आप में से जो भी चाहें, किसी भी एज में, किसी भी पर्टिकुलर आप डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो, साइबर सुरक्षा एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है। इसको सीखने में भी बहुत कम समय लगता है और ये बहुत आसान भी है। जिस तरीके से आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ उसी तरीके से कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको यूज करना आपको सीखना होता है, कुछ टर्म्स को आपको सीखना होता है, और बस बाकी चीजें आपकी प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस की है। तो सबसे आसान मुझे जो लगता है वो यही फील्ड है, और आने वाले समय में सबसे ज्यादा स्कोप मुझे इसी फील्ड का नजर आता है। तो अगर इस बारे में भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो जैसे कि मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, डेफिनेटली आई विल गाइड देम। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ऐसे कोर्सेज होते हैं। रायपुर में भी अपना इंस्टीट्यूशन है टेक्नोकिंग, वहां से भी होता है। इसके अलावा यदि आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट से भी करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट कोशिश ये करें कि आप जहाँ से भी सीखें, इतने प्रोफेशनल वे में आप सीखें कि आप आगे चल के उससे अपना कैरियर परस्यू कर पाएं। और जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही बहुत डिमांड है। आप चाहें तो एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, और चाहें तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी सीख सकते हैं। तो इस फील्ड में आगे आइए, जरूर सीखिए, और देश को और अपने परिवार को, अपनी पूरी सोसाइटी को अपनी सेवाएं जरूर दीजिए। आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क। So we are starting. गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून मैम, अगर हमें ये साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन करना हो तो इसके लिए प्रोसेस क्या क्या होता है? सबसे पहला तो यही है कि आपके पास आपका खुद का कोई एक नेशनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, दैट्स इट। और आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप बेसिक कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक्स में आपको सब सिखा दिया जाता है, जो आपको एक बराबर के लेवल पे ले आता है कंप्यूटर, एक मिनिमम कंप्यूटर के नॉलेज के लिए। उसके बाद आप नेशनल या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन परस्यू कर सकते हैं। उसमें आपका अपना इंटरेस्ट होता है। अगर आपको फॉरेंसिक्स में जाना है या हैकिंग में जाना है, इन्वेस्टिगेशन में जाना है, तो उनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो आप एक बेहतर आपका जो भी इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से आप एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप एक साथ ही इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी कर पाएंगे, आपको बेसिक्स की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी बेसिक्स इंक्लूडेड होता है। बट कई लोगों के मन में कि फियर होता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, सीख पाएंगे या नहीं, तो वो बेसिक कोर्सेज उनके लिए होते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि वो अलग अलग होते हैं, फॉरेंसिक्स का अलग होता है, एथिकल हैकिंग का अलग होता है। तो वो आपका जैसा पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि समय कितना लगेगा। तो कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो 1 महीने में हो जाते हैं, कुछ 2-3 महीने में, कुछ 6 महीने में। तो जितना हमको सीखना हो उस हिसाब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगेन ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई समस्या आएगी। ऑनलाइन भी सेम आप वही चीजें सीखते हैं, सेम आप वैसा ही प्रैक्टिकल करते हैं और जैसा कि आप ऑफलाइन करते हैं। तो आपको जैसा इजी लगता है उस वे में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं मैम? बिल्कुल है, रायपुर में भी है टेक्नोकिंग का, रायपुर के बाहर भी हैं बहुत सारी जगह पे। तो आप जहाँ से भी चाहें इसको परस्यू कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये एक ऐसी बोलना चाहिए फील्ड है जहाँ पे बहुत कम समय में आप खुद को प्रोफेशनली बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो एक अगर अपन एक कोई इंस्टेंट ऑप्शन अगर देखें कि ऐसी क्या चीज है जो कोई भी सीख सकता है और बहुत कम समय में सीख सकता है, तो वो यही है। जी मैम, और अभी मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अभी मैं पीजीडी से कर रही हूँ, तो कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो क्या इसके बाद मैं ये सीख सकती हूँ? बिल्कुल सीख सकते हैं, इनफैक्ट आप अभी भी सीख सकते हैं क्योंकि आपके पास एक पीजीडीसीए का बैकग्राउंड है, तो आगे चल के आपको सर्टिफिकेट बहुत मदद करेगा। एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि लोग सोचते हैं कि अगर हम ये सीख लेते हैं तो हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। तो आप गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर देखें, हर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है क्योंकि सुरक्षा एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम सिक्योरिटी एनालिस्ट, इनकी पोस्ट हर जगह पे होती है। तो एक तो गवर्नमेंट का सेक्टर हो गया, दूसरा हो गया बैंकिंग, जिनको बैंकिंग में इंटरेस्ट हो वहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के नाम पर होती है। इसके अलावा डिफेंस में या पुलिस में आपने देखा होगा साइबर सेल होता है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। या इसके अलावा आप एसएससी के थ्रू बहुत सारे ऐसे मतलब गवर्नमेंट एग्जाम आप कोई भी चुन लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो ऑब्वियसली वो एग्जाम तो देना ही होता है, लेकिन अगर आप आईटी की फील्ड में जाना चाहें तो आप अगर आपके पास ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं तो उनके बेसिस पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठने के लिए मिल जाता है और वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्कोर मिल जाते हैं इन सर्टिफिकेशन के बेसिस पर। तो गवर्नमेंट जॉब का भी जो लोग सपना देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट में आगे जाना है, तो ये सर्टिफिकेशन आपकी वहां पे भी मदद करते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कोई और सवाल किन्हीं का? मैम जैसे नॉलेज है तो सर्टिफिकेशन जरूरी है क्या? सर्टिफिकेशन उस चीज के लिए जरूरी है कि यदि आप अपनी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कहीं पर जॉब करना चाहते हैं या इवन अगर आप एज अ फ्रीलांसर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी खुद के मतलब हमको अपने आप को सही प्रूव करने के लिए एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कल को मान लीजिए कि कहीं अप्लाई करना चाहें किसी कंपनी में कि आपको ये स्किल्स आती हैं, तो इंटरव्यूअर का पहला सवाल यही होता है कि क्या आपके पास इस चीज के लिए कोई सर्टिफिकेशन है, क्योंकि सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलता है जब आप कोई एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं और आप एग्जाम तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपके पास उस फील्ड का पूरा सही नॉलेज है, सही प्रैक्टिस है, आपको करंट सारे अफेयर्स पता है और आप प्रैक्टिकली उन चीजों में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, आपको अच्छे से नॉलेज है। तो जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो आपका नॉलेज लेवल भी बताते हैं, प्लस आपको ऑथेंटिकेट भी करते हैं। तो अभी वाले सिनेरियो में भी और आने वाले समय में भी एटलीस्ट मुझे मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो हमारी ऑथेंटिसिटी बताता है प्लस हमारे नॉलेज को वेरीफाई कर देता है। मैम ऐसे कोई सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कुछ? बहुत सारे हैं, CH है, CHFI, CSCU, CPT। तो जो भी आपका पर्टिकुलर, एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं ना, ये अलग अलग इंटरेस्ट एरिया के अलग अलग होते हैं। अगर किसी को एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो उनके अलग सर्टिफिकेशन है, फॉरेंसिक्स में किसी को इंटरेस्ट है, साइबर फॉरेंसिक्स में तो उसके अलग है, इन्वेस्टिगेशन के अलग है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के। तो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं और ये कई सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो एक पर्टिकुलर अगर आप कोई अगर अपना इंटरेस्ट बताएं आराम से सोच के इवन सेशन के बाद भी, तो भी मैं आपको उसमें और बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हूँ। जी मैम, जैसे बग बाउंटिंग है, जैसे बहुत सारे वेबसाइट मिलते हैं जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ वल्नरेबिलिटीज है, तो उनको मतलब जैसे हाँ जी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हाँ, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मतलब मल्टीपल चीजें सीखनी चाहिए। मेरा एक जो अनुभव कहता है कि एक तो ये कि आपको एथिकल हैकिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करने चाहिए। इसके अलावा जो वेबसाइट्स होती है यूजुअली PHP के बेसिस पे होती हैं, तो कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्लस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इवन जावा हो गया। तो अगर आपको इन सबका नॉलेज है तो आप बेहतर तरीके से उसमें कमियां आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप बग बाउंटी की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके अपने एक अलग प्रोग्राम्स होते हैं, बट उसके अलावा एक जो कोर नॉलेज चाहिए वो हैकिंग का भी चाहिए प्लस वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी चाहिए। तो आप और बेहतर तरीके से उनको परफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हमसे बेहतर कोई और परफॉर्म कर पा रहा है, अपन फिर फुल स्किल्ड होंगे। ओके, और कोई सवाल किन्हीं का? कोई अगर बोलना हम लोग तो जैसे टेक्निकल लोग हैं तो हम लोग ये सब हाँ जी
हाँ जी। हाँ मैम, जैसे हम लोग टेक्निकल हो गए तो जैसे साइबर क्राइम से तो बहुत हद तक हम लोग सिक्योर हो जाते हैं। तो जैसे जो नॉन टेक लोग हैं उन लोग को बहुत दिक्कत आती है, जैसे कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में जिनको नॉलेज नहीं रहता, या फिर कौन से लिंक को क्लिक करे, कहाँ से क्या चीज करे, तो नॉन टेक वालों के लिए कुछ आप बताएं। देखिए, इनके लिए तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि या तो हम सीख लें, जैसे कि मैंने बताया कि इनको कोई भी सीख सकता है, तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल पैकेजेस के कोर्सेज भी हैं जो कोई भी कर सकता है। इवन हम सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए भी वो पैकेजेस हैं हमारे पास, मेरे पर्टिकुलरली मेरी कंपनी के पास, इंस्टीट्यूट के पास। इसके अलावा सेकंड है सर्विसेज, कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, या इवन ऐसे कोई युवा हैं जिन्हें लगता है कि हम अपनी प्रॉपर पूरी सिक्योरिटी सेटअप नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी हमारे पास काफी कम बजट में ये सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। बहुत कम, मतलब मुश्किल से आई थिंक 2-3 हजार के पैकेज में सारे सोशल मीडिया, बैंकिंग ऐप और ये सारी चीजें सुरक्षित करने के पैकेजेस हैं, सर्विस पैकेजेस, तो वो भी ले सकते हैं। क्योंकि अपन हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई खुद को उतने ही लेवल का सुरक्षित रख पाएगा जितना कि कोई एक एजुकेटेड पर्सन या कोई एक एक्सपर्ट पर्सन खुद को रख सकता है। तो सर्विसेज भी अवेलेबल है, प्लस अगर कोई चाहे कि हम सीख के खुद से सुरक्षित करें तो वो भी कर सकते हैं। और कोई सवाल है किन्हीं के? अगर कोई सवाल ना हो। हेलो मैम, मेरा मान लीजिए अगर कुछ टाइम बाद इस फील्ड में हमें आगे जाना हो, तो आपने जो नंबर दिया है अपना, उस पे हम अगर पर्सनल आपको कॉल करके नॉलेज लेना चाहें तो आप देंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप फ़ोन पर बात कर लें और एक बार इंस्टीट्यूट में विज़िट कर लें, ताकि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपका इंटरेस्ट मैं और बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, क्योंकि कॉल पर कई बार हम चीज़ें उतने बेहतर तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं, जितना मिल के फ़ेस टू फ़ेस कर पाते हैं। तो अगर कभी भी आपको लगता है, तो आप डेफ़िनिटली कॉल भी कर सकते हैं, प्लस अगर हो पाए तो अपॉइंटमेंट लेके एक बार विज़िट भी करें, ताकि क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जो केवल कुछ शब्दों में अगर हम बयाँ कर देते हैं, तो लाइफ़ एक अलग टर्न ले लेती है। तो जितना ये सीरियस मैटर है, उतना बेहतर हम उसको अगर बैठकर अगर डिस्कस करें, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप बात भी कर सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई सवाल है किन्हीं के? So should we end the session? जी, अगर कोई और सवाल पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी। ये हैकिंग के लिए कौन-कौन से कोर्स की आवश्यकता पड़ता है सीखने के लिए? बहुत सारे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहें तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक्स में आप लगभग वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं जो बड़े लेवल के कोर्सेज़ करने के लिए जो मिनिमम नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो एक आप शुरुआत बेसिक से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे एथिकल हैकिंग के लिए है, फॉरेंसिक्स है, और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं। तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना, वो एक बार आप मुझे सेशन के बाद बताइएगा, ताकि मैं आपको वहाँ पे डिटेल्ड वो एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। क्योंकि अभी क्या है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका इस सवाल से पर्टिकुलरली कोई रिलेशन नहीं है। तो सबके समय का ध्यान रखते हुए एक मिनिमम बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं जो दे पा रही हूँ, वो आपको यहाँ पर दे देती हूँ। बाकी कैरियर गाइडेंस के लिए आप चाहें तो मैंने जो आपको नंबर शेयर किया हुआ है 7415039322 पर, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी मैम। और कोई सवाल है किन्हीं का? थैंक यू। चलिए, तो फिर अब अपन सेशन एंड करते हैं। हाँ जी। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मोनाली गुहा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय दिया। और जब उनसे कांटेक्ट किया था तो मेरे को लग रहा था आ भी पाएंगी कि नहीं, तो लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मिस्टेक हुआ हम लोग से, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और साथ ही साथ जो ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग, हाँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हैं, कई लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो इन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जैसे इस चीज़ का लाइव स्ट्रीम भी हम लोग ने यूट्यूब पे कर रखा है, तो उसको जैसे कोई बाद में भी देख सकेगा, इस चीज़ की भी हमने सुविधा रखा है। और बाकी जैसे हम लोग का भी टीम है, तो हम भी मैम जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो लोगों को जो जनरल कंप्यूटर हम लोग सिखा पाएँ, तो हम लोग का भी लगातार प्रयास रहता है कि जैसे ग्रामीण एरिया में खासकर हम लोग काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत